इस तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र द्वितीय की। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर का प्रश्न पत्र द्वितीय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये प्रश्न पत्र आप जानते हैं 2016 का है। ठीक है, तो आप जानेंगे और बहुत से प्रश्न रिपीट होने के चांस होते हैं, इसीलिए बार बार पुराने प्रश्न पत्रों को देखा जाता है। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और चलिए समय ना गवाते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपका बोला है पटेल एक्ट संबंधित है। तो आपको बताना है जो पटेल एक्ट है ये किससे संबंधित है, ये आपको ज़रूर बताना है। तो आपका ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पटेल एक्ट प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिमाणात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक वृद्धि से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो पाठ्यचर्या का समर्थन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ठीक है, और या फिर ठीक है आपको ध्यान रखना पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार मार्गदर्शक कुछ सिद्धांत हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत पद्धति से मुक्त करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है, ये इसके सिद्धांत हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 का आपको आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 3 पढ़िएगा आप लोग और अपना आंसर देते रहिएगा। गोखले विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? ये कब प्रस्तुत किया गया था ये आपको ध्यान रखना है। तो गोखले विधेयक आपको ध्यान रखना है 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसे गोपाल विधेयक के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको हंटर कमीशन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका प्रश्न पूछा है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 5 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के वितरण पत्र से या वुड के आदेश पत्र से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 1813 के आज्ञा पत्र से। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 चार्टर एक्ट से हुआ था। प्रश्न नंबर 16 की अगर बात करें तो शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो शिक्षा जो आयोग था 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी यानी श्री DS कोठारी आयोग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके अध्यक्ष श्री DS कोठारी थे, ये आपको ध्यान रखना। भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964-66 की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, DS जिन्हें कहते हैं या डॉक्टर आपको ध्यान रखना दौलत सिंह कोठारी भी कहा जाता है। कोठारी आयोग आपको ध्यान रखना है को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
इसी तरह से पृष्ठ नंबर 7 का आंसर देते रहना है आपको। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नवी पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है, जिसकी समय सीमा आपको ध्यान रखना है 1997 से 2002 के मध्य योजना संचालित की गई थी। वहीं पृष्ठ नंबर 8 की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वर्ष 2002 से, ठीक है, चला गया था। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। जुलाई, ठीक है, यानी सन 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पृष्ठ नंबर 9 की। तो पृष्ठ नंबर अगर 9 की बात करें तो आपका ध्यान है साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, केरल राज्य में 5 मई 1988 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी 1989 में केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। वहीं आपको इसी तरह से आपको नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें जिसमें आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट प्रश्न में कि पूर्व, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है, 3 से 6 वर्ष तक के पूर्व बच्चों के लिए, ठीक है, यानी 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, या ठीक है 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यशपाल समिति का गठन किसने किया गया था, ये आपको बताना है। यशपाल समिति का गठन यानी 1992 में किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1992 में। यह डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में, आपको ध्यान रखना है, यशपाल समिति का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। बच्चों पर एकेडमिक बोझ कम करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना यशपाल समिति की, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 12 का। तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, बुनियादी जो शिक्षा है उससे संबंधित क्या नहीं है, यह आपको बताना है। तो बीजी खेर यानी महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और आपके एस.के. सिन्हा, ये बुनियादी शिक्षा यानी जैसे फाउंडेशन बोलते हैं आज, ठीक है, फाउंडेशन एजुकेशन, इससे संबंधित आपके तीनों लोग हैं, जबकि बीजी खेर नहीं है, बाल गंगाधर, ठीक है, यानी नहीं, बीजी खेर आपको ध्यान रखना है, वो बीजी तिलक हैं। भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन तथा एक एस.के. सिन्हा बुनियादी शिक्षा के संबंधित हैं, ठीक है, और वहीं आपको ध्यान रखना है, जबकि बीजी खेर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संबंधित नहीं है। इसी तरह से पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका भी आपको आंसर बताना है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है, तो बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना पोषाहार वितरण योजना का यह उद्देश्य नहीं था। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अपरोधन को कम करना, कुपोषण की समस्या को दूर करना, ठीक है, तो इसके उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। बच्चों को स्वास्थ्य और पुष्ट करना, शिक्षा अपव्यय और अपरोधन को कम करना। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर नहीं करना है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो इस तरह से इसका आंसर तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बच्चों के विद्यालय में ठहराव और वृद्धि, लेकिन कुपोषण भी इसका उद्देश्य नहीं था, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं पेज नंबर 16 की। तो पेज नंबर 16 शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में आपको ध्यान रखना शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पेज नंबर 15 का ध्यान रखना है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था वर्ष 1976 में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों प्रकार की सरकारें कानून बना सकती हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची के अधीन रखा गया है। वहीं आपको पेज नंबर, ठीक है,
16 का आंसर देना है, जो कि आपका अति लघु प्रश्न होगा। तो कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, ये आपको बताना है। तो कलकत्ता मदरसा यानी कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी। वारेन हेस्टिंग ने आपको कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी लाभदायक पदों के लिए योग्य बनाना था। बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना 1791 में ईसा में जोनाथन डंकन ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, जोनाथन डंकन ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना तथा न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। वहीं पेज नंबर 17 का आपको आंसर ध्यान रखना है। तो मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा, तो यह आपको बताना है। ठीक है, तो मैकाले की जो शिक्षा थी वो आपका बोल सकते दोषपूर्ण थी, उसके बावजूद भी इसका भारतीय शिक्षा पर प्रभाव देखा जाता है। मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर निम्न दूरगामी प्रभाव पड़ा। पहला, मैकाले को भारतीय शिक्षा का, ठीक है, आपको ध्यान रखना, अग्रदूत माना जाता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। और वहीं आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम न छिड़ता। अतः मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसीलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पेज नंबर 18 का आंसर, तो जल्दी से पेज नंबर 18 का आंसर बताते रहिएगा आप लोग। तो जिसमें पूछा है प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख करना है। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिश या सुझाव, तो ऑप्शन ए था, पहला था इसका, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। और वहीं आपको राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। और वहीं प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना की जाए। प्रतिभाशाली निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, जिससे उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो सके। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अति लघु प्रश्न, तो जिसमें आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 19। तो इस तरह से हम पेज नंबर 19 की अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपव्ययन और आपको ध्यान रखना, अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करना है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। तो आपको ध्यान रखना है, अपव्यय प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं, अर्थात बीच में विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन से हमारा तात्पर्य रुकावट, जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है तो उसे अवरोधन में सम्मिलित किया जाता है। हार्टोग समिति ने शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन पर सुझाव दिया था। अपव्यय और अवरोधन पर सुझाव दिया था, ठीक है, हार्टोग ने, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखना है। आपको ध्यान रखना है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इस तरह से पेज नंबर 21 का आंसर देना है आपको। तो पेज नंबर 21 में आपको ध्यान रखना है, SOPT की इस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना का
OPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 में किया गया। NCERT को सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। और वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पृष्ठ नंबर 22 का आंसर। पृष्ठ नंबर 22 में आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ नंबर 22 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखना है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, आपको ध्यान रखना है, मूल्यांकन तकनीक तथा दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना, बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। विद्यालयों मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। और वहीं आपको ध्यान रखना है पृष्ठ नंबर 24, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। रोचक मनोरंजक कहानी, गीत तथा उद्देश्यपूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुख और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पृष्ठ नंबर 25 में आपको ध्यान रखना है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालयों में सभी बच्चों का प्रवेश कराना। सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और वहीं सन 2008 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। और वहीं आपको ध्यान रखना, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये इनके उद्देश्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग के क्या प्रावधान है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। डाइट संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श तथा फर्स्ट जनरेशन लर्नर की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन, विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। और वहीं आपको ध्यान रखना है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के कार्य में मुख्य कठिनाई निम्नलिखित हैं। राजनीतिक कठिनाइयाँ, शासन की कमज़ोर नीति, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, शिक्षकों का अभाव, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता और अपव्यय एवं अवरोधन और शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण कार्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई, तो राजनीतिक कठिनाइयाँ, शासन की कमज़ोर नीति, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, शिक्षकों का अभाव, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, अपव्यय एवं अवरोधन और शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना है। ये कठिनाइयाँ हैं। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में आपको ध्यान रखना है, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया जाता है, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, वैकल्पिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और अध्यापक दक्षता में वृद्धि, सामुदायिक सहायता एवं समानता पर बल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर 29 का आंसर देना है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान, आपको ध्यान रखना है संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो आपको ध्यान रखना है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। और संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 30 की आंसर की। तो आपसे बोला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए अलग रखी जाएं और इस अधिकार को व्यावहारिक रूप में देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और आपको देखना शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आपका अध्याय तथा, ठीक है, 38 खंड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम आपके अन्य तथ्यों की, तो अन्य तथ्यों में आपको क्या ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 32 न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। न्यूनतम अधिगम शिक्षण की, ठीक है, अधिगम स्तर की अवधारणा आपको स्पष्ट करनी है। न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम होता है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम होता है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है। अपव्यय एवं अवरोधन में और छात्रों के स्तर में अंतर में और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर में। वहीं आपको शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। शिक्षा बिना बोझ के, ये इसके संबंध में यशपाल समिति के क्या सिफारिशें थी आपको बताना है, ठीक है। तो पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किलोग्राम होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोध है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन और कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, यशपाल समिति की सिफारिशें थी, ठीक है। और वहीं आपको प्रश्न नंबर 32 का आंसर बताना है। केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो गांधी जी ने आपको ध्यान रखना है वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया और गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ ही साथ मानव के हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन करना है।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं पृष्ठ नंबर 35 की। तो सन 1813 के आज्ञा पत्र यानी चार्टर एक्ट ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की। तो वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। और मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया। ठीक है, और क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो गया। इसी तरह से आपको ध्यान रखना निस्पंदन सिद्धांत क्या है। तो निस्पंदन सिद्धांत क्या है, ये आपको ध्यान रखना। भारत में शिक्षा के विस्तार में विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनता का शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित किया जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जन साधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच दुभाषिया का कार्य कर सके। 1837 में लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्तर स्वतः छन कर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है 37 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव। तो 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व, शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर और बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। और विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना और वहीं स्नेह रहित शिक्षक, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम और उद्देश्यों की अस्पष्टता और दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ एक और समस्या यह है कि यह विभिन्न उम्र के छात्रों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। इससे जीवन में बाद में कम उपलब्धि या ड्रॉप आउट दर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पेज नंबर 39, तो जो कि आपका ठीक है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा को देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सीखते हैं। यह विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख करना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की ठीक है रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ना, ज्ञान के माध्यम से ठीक है स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए, पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता है और बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। और वहीं आपको क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की
दक्षता और तथ्यों एवं सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता हो। तो नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।